स्वागत है आपका इंडिया डेली पर। मैं हूं आपके साथ पलक सहगल और आप देख रहे हैं सबका हिसाब होगा। आज का हमारा मुद्दा है एसआईआर का ऐलान बंगाल में क्यों है घमासान। एसआईआर ने पश्चिम बंगाल में एक बड़ी राजनीतिक लड़ाई का रूप ले लिया है। दरअसल एसआईआर के चलते 3-4 बड़ी बातें सामने आई जो विवाद को हवा दे रही है। सबसे पहले टाइम ड्यूरेशन, समय सीमा बहुत कम है जी। ये कहा जा रहा है कि प्रक्रिया बहुत जल्दी पूरी की जा रही। बंगाल में 100 दिन के भीतर एसआईआर खत्म करने की योजना बनी है। अब इसमें बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज ये कह रही हैं, विपक्षी हैं ये, कि जी ट्रांसपेरेंसी नहीं है, भरोसा नहीं है राज्य सरकारों। ये राज्य सरकारें जो विपक्ष जहां बैठी है वो ये दावा कर रहे हैं एसआईआर के पीछे कोई एजेंडा छिपा हुआ है। अब ममता सरकार या टीएमसी वो अलग ही एंगल दे रहे हैं। उनका कहना है कि एसआईआर नहीं है, ये एनआरसी है, ये सीईए है, यानी कि नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप। ये इलेक्शन कमीशन कर रहा है जो कि होम मिनिस्ट्री की जिम्मेदारी है। ये वैसी प्रक्रिया का एक चैनल बनाया जा रहा है। राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप लगातार जारी। राज्य में सत्ताविहीन दलों ने आरोप लगाया कि ये सिर्फ वोटर को साफ करने का एक तरीका है, यानी कि जो वोटर्स हैं एक विशेष समुदाय के, उनका नाम साफ करने की कोई प्रक्रिया हो रही है। ये देखिए कि आरोप लगातार विपक्ष कुछ ना कुछ लगाई जा रही है। असल में मतदान पर नियंत्रण रखने या फिर एक विशेष समुदाय को छूट देने की कोई प्रक्रिया है। बहुत सारे एंगल दिए जा रहे हैं। कुछ लोग तो डर रहे हैं कि अगर उनका नाम वोटर सूची से निकल गया तो उनका वोटिंग अधिकार प्रभावित हो जाएगा, उनका वोटर कार्ड रद्द हो सकता है। इस डर ने सामाजिक भय को बढ़ाया है, जिसमें महज पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो एक भ्रम फैलाने की कोशिश कर रही हैं। और अब आपको बताते हैं कि आखिर एसआईआर कहां-कहां लागू है। अब की बार आपको बता दें कि एसआईआर देखिए बिहार में तो कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन अगर हम बात करें कि और कौन से राज्य हैं जहां पर एसआईआर की प्रक्रिया शुरू होगी, उसका एक बार ही आपको एक पूरी लिस्ट जो है वो जारी कर। राजस्थान 5 करोड़ 48 लाख वोटर्स, गुजरात यहाँ पर 4 करोड़ 97 करोड़ वोटर्स, मध्य ये वहां पर जितने वोटर्स हैं उसकी जानकारी आपको नहीं दे रहे एसआईआर की किन को होगी। गोवा की बात करें 11 लाख, लक्षद्वीप की बात करें 50 लाख, केरल जो है 2 करोड़ 78 लाख, पुडुचेरी की बात करें 10 लाख, उत्तर प्रदेश 15 करोड़ 44 लाख और तमिलनाडु में 6 करोड़ 41 लाख, पश्चिम बंगाल 7 करोड़ 66 लाख और छत्तीसगढ़ में 2 करोड़ 12 लाख, अंडमान निकोबार में 3 लाख। तो यहां पर एसआईआर जो है वो अब पूरी प्रक्रिया शुरू होगी और ये वो राज्य हैं जहां पर अब विधानसभा चुनाव जो है वो किए जाएंगे। यानी अब आने वाले समय में इन राज्यों में एसआईआर की प्रक्रिया जो है वो की जाएगी। अब आपको ये बताते हैं कि एसआईआर जो है उससे बिहार में क्या बदल गया। बिहार में एसआईआर से बहुत सारे चेंजेस हुए। शुरुआत करते हैं, पूरी टाइमलाइन आपको समझाते हैं। 1 अगस्त 2025 को जो वोटर थे वो 7 करोड़ 24 लाख। अब 1 अगस्त के बाद 3,66,000 वोटर्स हटाए गए। 1 अगस्त के बाद 21,53,000 वोटर्स जोड़े गए, यानी कि जो हटाए गए उनसे कई गुना ज्यादा जोड़े गए। 30 सितंबर को 2025 को जो टोटल वोटर्स की संख्या थी, यानी कि कुल जो वोटर्स थे उनकी संख्या 7 करोड़ 42 लाख हो जाती है, यानी इससे पहले जो थी उससे कई गुना ज्यादा। 24 जून 2025 को जो फाइनल वोटर लिस्ट आती है उसमें 7 करोड़ 89 लाख वोटर्स जो है वो हो गए। अब ड्राफ्ट लिस्ट से लगभग 65 लाख वोटर्स जो है वो हटाएगा। ये पूरी आपको बिहार में क्या हुआ, एसआईआर को लेकर क्या पूरी प्रक्रिया थी, अगस्त महीने में कैसे शुरू हुआ, सितंबर तक बात कहां तक पहुंची, अक्टूबर में कहां तक आई और अब जब नवंबर में फाइनली बिहार में इलेक्शन होने वाले हैं तो क्या फाइनल लिस्ट है। अब आपको ये बताते हैं कि आखिर एसआईआर के समय चुनाव आयोग को क्या अधिकार मिलते हैं। मतलब जो चुनाव आयोग है, इलेक्शन कमीशन है जिसका बार बार जिक्र हो रहा है, उनके पास क्या राइट्स है।
एसआईआर के समय इलेक्शन कमीशन के अधिकार कुछ इस तरीके के हैं कि उन्हें राज्य में एक पूरा सर्वे करना है। अब वो जितने राज्य हैं उन सब में जो अभी लिस्ट भी इलेक्शन कमीशन ने दी है वहां पर इन्हें एक सर्वे करना है। अब इसमें उन्हें देखना है कि जो वोट वहां पर कास्ट हो रहा है उसकी ऑथेंटिसिटी क्या है। वो वोटर भारतीय नागरिक है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि उसे भारतीय नागरिक होना जरूरी है और 18+ होना जरूरी है। दूसरा, वो जीवित हो, ये नहीं कि भाई एक तरफ डेथ है और दूसरी तरफ वोट हो रहा है। तो चुनाव आयोग के पास चुनाव के एक पूरे जो समय होता है उससे पहले डीएम और बीडीओ चुनावी रजिस्ट्रेशन अधिकारी के तौर पर वहां पर काम करते हैं और ये अधिकारी सीधे चुनाव आयोग के अधीन चले जाते हैं उस वक्त। और काम से संतुष्ट ना होने पर इलेक्शन कमीशन को डीएम के तबादले का भी पूरा अधिकार होता है, जिससे आचार संहिता लगती है और उसके बाद बहुत सारे केंद्रीय बल जो है वो इलेक्शन कमीशन के अंडर आ जाता है। आप इसको थोड़ा बहुत उस तरीके से ही समझें। अब ये कहना गलत नहीं होगा कि एसआईआर केवल तकनीकी प्रक्रिया नहीं है, ये एक राजनीतिक तनाव का एक नया केंद्र बन चुका है। अगर सही तरीके से लागू हुआ तो मतदान सूची की विश्वसनीयता बढ़ जाएगी, यानी क्रेडिबिलिटी और ज्यादा बढ़ जाएगी और इसमें इलेक्शन कमीशन को ही पूरा कॉन्फिडेंस में लेना है वोटर्स को। लेकिन अगर प्रक्रिया में थोड़ी सी भी पारदर्शिता नहीं होगी, यानी ट्रांसपेरेंसी नहीं होगी, वेबसाइट्स पर सही इंफॉर्मेशन अपलोड नहीं होगी, वहां पर बीएलओ जा रहे हैं वो प्रॉपर ऑथेंटिकेशन नहीं कर रहे हैं, वेरिफिकेशन नहीं कर रहे हैं डॉक्यूमेंट्स की, तो वहां पर एक भय का माहौल होगा। तो कई तरीके से हम कह सकते हैं कि पॉलिटिकल टेंशन जो है वो क्रिएट हो सकती है और विपक्षी पॉलिटिकल जो पूरी टेंशंस है वो क्रिएट कर सकते हैं। तो आज विस्तार से इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। बयानबाजी भी खूब हो रही है, एक बार आप वो सुन लीजिए, फिर विस्तार से इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे। एसआईआर के साथ बीजेपी का कोई रिलेशन नहीं है। एसआईआर इज एन एक्सरसाइज ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। भारत का इलेक्शन कमीशन वो एसआईआर कर रहा है, तो इसमें बीजेपी कहां से आता है? अगर टीएमसी को लग रहा है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कुछ गड़बड़ कर रहा है तो दे कैन मूव टू द कोर्ट। कोर्ट में गए थे ना, कोर्ट ने क्या बोला? सुप्रीम कोर्ट ऑफ दिस कंट्री ऑलरेडी हैज गिवन इट्स वर्डिक्ट। एसआईआर इज लेजिटिमेट। भारत का पीपल रिप्रेजेंटेटिव एक्ट इज सेइंग दैट इलेक्शन कमीशन हैज टू रन एसआईआर बिफोर द एवरी इलेक्शन। So you're not doing SIR either in Assam or in Meghalaya or in Tripura. So that means that this SIR is being used as a facade to humiliate and persecute the people of Bengal just on the basis of the language they speak and the state they belong to. कौन बोल रहा है? सांसद अभिषेक मनोज जी ने बोला। चोर। उनका 2 बिल्डिंग ईडी ने ऑलरेडी उसको अटैच कर दिया। वो चोर है, चोर मचाया शोर। तो आज विस्तार से इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। सवाल यही है कि देश भर में अगर एसआईआर हो रही है तो ममता को क्यों एतराज है, यानी सीएम ममता जो है वो क्यों एतराज इस पर कर रही हैं, क्यों एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि जी ये एनआरसी है, नेशनल सिटीजनशिप जो है वो हो रही है, उसकी प्रक्रिया हो रही है एक तरीके से। आज विस्तार से इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, इंट्रोड्यूस आपको करा दे। राधिका भट्टाचार्य शाह हमारे साथ प्रवक्ता हैं बीजेपी की, मोहम्मद एहतशाम उल हक नेता हमारे साथ कुछ ही देर में टीएमसी के कनेक्ट हो जाएंगे। महबूब रजा हमारे साथ सीनियर पत्रकार जुड़ चुके हैं, संदीप मिश्रा हमारे साथ पॉलिटिकल एक्सपर्ट है। बहुत शुक्रिया आप तीनों का, आप तीनों ने अपना कीमती समय दिया और विस्तार से इस मुद्दे पर कनेक्ट होने के लिए जुड़े हैं। सबसे पहले बीजेपी से शुरुआत, राधिका भट्टाचार्य जी, देखिए पक्ष और विपक्ष और वोटर्स सबको कॉन्फिडेंस में लेना बेहद ज्यादा जरूरी है इलेक्शन कमीशन के लिए। बिहार में हो गया, पश्चिम बंगाल में होने जा रहा है, उत्तर प्रदेश में होने जा रहा है, गुजरात में होने जा रहा है, लेकिन सवाल यही है कि अगर बार बार डेमोक्रेसी के ऊपर सवाल उठाया जाएगा, इलेक्शन कमीशन पर सवाल उठाया जाएगा जो एक डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूट है, तो एक बहुत गलत नैरेटिव पूरे देश में जा रहा है, वोटर्स के बीच में जा रहा है। जी देखिए, टीएमसी एसआईआर को एक राजनीतिक बहाना बना रही है। वोट्स को कम करने के लिए जो सच में वोटर लिस्ट को साफ करने का कार्यक्रम है, ये उनका वोट बैंक बचाने की चाल है, ये तो स्पष्ट है। और जो इलेक्शन कमीशन के ऊपर ये लोग जो वार्तालाप करते हैं उन्हें करनी नहीं चाहिए। इसलिए करनी नहीं चाहिए क्योंकि इलेक्शन कमीशन क्या है, वो एक स्वतंत्र, एक बिल्कुल इंडिपेंडेंट और एक इम्पार्शियल संस्था है। टीएमसी के एलिगेशंस बस अफवाहें फैलाने के लिए है और कुछ नहीं।
और लोगों को भटकाने के लिए है, डराने के लिए है, और ये मुसलमानों को कहलाने के लिए है कि तुम लोग सुरक्षित नहीं हो। बंगाल का जो मुसलमान आवाम है वो अपने आप को, जो एक्चुअल बंगाली मुसलमान है, वो तो अपने आप को सुरक्षित महसूस करेंगे जैसे बंगाली हिंदू, बंगाल के जैन, बंगाल के बिहारी, बंगाल के सिख महसूस करते हैं। तो ये जो बात है जो टीएमसी की जो हमेशा होती है, ये एक बड़ी चाल है उनकी, क्योंकि मरता क्या नहीं करता। अभी इलेक्शन आने वाले हैं और ये अभी सोच रहे हैं कि भैया क्या होने वाला है, क्योंकि सब अभी कह रहे हैं, पहले कहते थे भूखे मोदी मीठे ममता, दिल में मोदी जी, मुंह से बोलना पड़ता है ममता। अब ये लोग कह रहे दिल में भी ममता जी, दिल में भी मोदी जी और मुंह में भी मोदी जी। और अगर आप देखिए टीएमसी के जो नेता है वो आपराधिक भाषण दे रहे हैं। ये क्या बता रहे थे अभी अभिषेक बैनर्जी, बंगाली भाषा बोलते हैं इसलिए हमारे खिलाफ है। अरे यार, ये एक सत्तावादी पार्टी है। मुझे तो बड़ी मीठी बोली लगती है बंगाली। लेकिन महबूब रजा जी देखिए, बिहार में इलेक्शन कमीशन एसआईआर कर चुकी है। बिहार इज अ डिफरेंट स्टेट और पश्चिम बंगाल इज अ वेरी डिफरेंट स्टेट। इन दोनों स्टेट्स में बहुत अंतर है। पश्चिम बंगाल में घुसपैठियों का एक बहुत बड़ा मुद्दा है और जिनके पास भर भर के फेक आधार कार्ड पड़े। और अगर सुप्रीम कोर्ट ये बात कहता है इलेक्शन कमीशन को कि आपको इंक्लूड करना पड़ेगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आधार कार्ड को, तो पश्चिम बंगाल में कैसे होगा? बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। जी महबूब जी, हेलो। महबूब जी आपकी आवाज पहुंच रही है? जी बताइए। आप तक मेरा सवाल आवाज पहुंच रही है? फिर से एक बार जी जी जी, मेरा सवाल आपसे ये है, पश्चिम बंगाल और बिहार बहुत डिफरेंट स्टेट है। पश्चिम बंगाल में अवैध तरीके से जो घुसपैठ है उसका बहुत बड़ा मुद्दा है और उन घुसपैठियों के पास फेक आधार कार्ड है। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि आपको वेरिफिकेशन में आधार कार्ड को इंक्लूड करना पड़ेगा। तो एसआईआर यहाँ पर कैसे हो पाएगी, कैसे संभव हो पाएगा, कैसे पता चलेगा कि ये ऑथेंटिक बीएलओ जब वहां पर जाएगा, ये नागरिक है, ये हमारे देश का नागरिक है। और ऊपर से ममता जी का ये कहना, टीएमसी का ये कहना कि ये तो भी एनआरसी करा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, जो है ना आज बहुत अच्छे मुद्दे पे आप जो है डिबेट भी करवा रही है। उसके लिए ये देश का सबसे बड़ा आज की डेट में मुद्दा है एसआईआर, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। वोटर लिस्ट पर नजरसानी करना, उस पर बातें करना, और समझ रही है कि बंगाल जो है बॉर्डर एरिया में बांग्लादेश वगैरह और नेपाल वगैरह के बॉर्डर से टकराता है। तो आप समझ, इसके बगल में स्टेट आसाम भी है, आसाम का भी वही हाल है। मगर बंगाल में जिस तरीका से बिहार में जो एसआईआर कंप्लीट वगैरह हुआ, उसमें कितने फॉरेनर निकले, कितने लोगों का नाम आया, वो आपके सामने में है। रोहिंग्या से ज्यादा, बांग्लादेशी से ज्यादा नाइजीरियन निकले। तो आप समझ सकती है। तो बीजेपी जो बातें उठाती है, रोहिंग्या, मुस्लिम, बांग्लादेशी, ये चीज, तो फिर यहाँ पर आप बहुत अच्छे, सभी पत्रकार बोलते हैं, आप भी बोलते होंगे, सभी लोग बोलते हैं कि बॉर्डर हमारे गृह मंत्री साहब के कंट्रोल में है, बीएसएफ वगैरह करती है, कौन आ रहा नहीं आ रहा, ये जिम्मेदारी जिसकी होती है, घर की जिम्मेदारी है, वो उनको देखना है। घर में चोरी कैसे हुआ तो घर का मालिक बताएगा ना। तो अमित शाह बार बार इस किस्म की जो बातें करते हैं ना, वो अपनी ड्यूटी, अपनी जिम्मेदारी को निभाए सबसे पहले, ये इधर उधर की बातें ना करे। वो 11 साल से बीजेपी की सरकार है और सेकंड टर्म में वो गृह मंत्री बने, इससे पहले राजनाथ सिंह थे। तो समझिए 11 साल से ही गृह मंत्री उनका है। तो क्या आप कह रहे हैं कि जो वहां पर घुसपैठिए हैं उन्हें लोकल सपोर्ट है वहां के सरकार का, या फिर वहां पर जो स्थानीय पुलिस है उनका सपोर्ट है क्या? क्योंकि वहां पर जो घुसपैठियों को पनाह दे रहे हैं और उन्हें पास में बिठा रहे हैं, लहजे से पता चल जाता है कि ये बांग्लादेशी घुसपैठिया है या असल बंगाली है यहाँ का, पश्चिम बंगाल का। मैं एकदम सही बात बोली। देखिए बंगाली जो बंगाल में रहते, सबकी जबान बंगाली है। बांग्लादेश की जबान भी बंगाली है, असम के कुछ लोग भी बंगला बोलते हैं। हाँ। तो ऐसी सूरत हाल में अगर जबान के नाम पर किसी को बांग्लादेशी कहा जाएगा तो ये गलत होगा। बिल्कुल एकदम सिंपल बात होनी चाहिए। एक बंदा अगर इंडियन है या बंगाल शहर में रहता है तो उसके मदर फादर का डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए,
उसके लोगों का डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए। और बांग्लादेश जब पाकिस्तान से अलग हुआ था उस वक्त काफी लोग बंगाल में आ गए थे, काफी लोग को रहने सहने को दिया गया था। बॉर्डर के एरिया के मामलात में हमसे बेहतर आप बहुत अच्छी तरीके से जानते तो हैं। उसका मदर तो फादर ये ही चीज जब गवर्नमेंट घुसपैठिया हो तो फिर क्या किया जाए? अगर घुसपैठिए है बिल्कुल निकाल दीजिए, किसी ने नहीं रोका, मगर एक भी हिंदुस्तानी को घुसपैठिया ना बोला जाए, उसको ना निकाला जाए, यही एक सवाल है। ये एकदम कौन समझिए बोल कि रहा है? कौन हमारा कौन बोल रहा है? किसी भी हिंदुस्तानी को, किसी भी भारतीय को कौन घुसपैठिए बोल रहा है? कोई भी नहीं बोल रहा। जो घुसपैठिया बोलते है तो उसे सब है ना। ऑफेंड होगा, वही डरेगा। आप और मैं तो नहीं डर रहे, राधिका जी नहीं डर रही, संदीप जी नहीं डर रहे हैं कि हम तो घुसपैठिए नहीं है, हमारे पास प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन है, हमारे पास वोटर राइट है। आप बताइए कौन सा बिजली का बिल चाहिए, कौन सा आधार कार्ड चाहिए, कौन सा पासपोर्ट चाहिए? एक चीज मैं जानना चाहता हूं, जब बिहार में एसआईआर हो रहा था तो बंगाल के अपोजिशन लीडर शुभेंदु अधिकारी, बीजेपी के लीडर, कहते हैं 1 करोड़ से ज्यादा लोगों का नाम कटेगा एसआईआर में। ये जो डेटा हमारे शुभेंदु अधिकारी साहब के पास है, ये डेटा किसने नहीं इनको तो दे मैं वही दिया? तो पूछ रही हूँ कि पश्चिम समझ में बंगाल आता में है कि इतने आपने अवैध बीजेपी और घुसपैठिए इलेक्शन पाल कमीशन रखे हैं का क्या? कमिश्नर है। अरे पश्चिम बंगाल में आपने 1 करोड़ की संख्या में अवैध घुसपैठिए पाल रखे हैं क्या? वही चीज तो मैं पूछना चाहता हूँ अरे कि मैं भाई आपसे उनके पूछ पास रही हूँ, आप डेटा कहाँ से बताइए आया? ना। वहां पर स्थानीय नेताओं को सर- सब पता होता है सर, सब पता होता है, पत्रकारों को भी सब पता होता है। हमने भी स्टिंग ऑपरेशन कराया पश्चिम मतलब बंगाल उसी की का। तरफ कैसे शुभेंदु आधार अधिकारी कार्ड कह रहे बनाते 1 हैं करोड़ और से वहां ज्यादा पर घुसपैठिए लोकल कटेंगे। सपोर्ट तो किस भाई तरीके का मिलता है सब पता है हमें। मैं उसी की तरफ आ रहा हूं। देखिए 1 करोड़ से ज्यादा लोग घुसपैठिए हैं शुभेंदु अधिकारी को, जो अपोजिशन लीडर है बीजेपी का, उनको पता है, बीजेपी के बड़े लीडर है। तो ये क्या गृह मंत्री जी तो को क्यों ममता जी नहीं को नहीं एक पता, जिम्मेदारी वहां की के साथ मुख्यमंत्री में उनके है, पार्टी में बोल रहे थे वहां की स्टेट वो इंटेलिजेंस क्या कर रही है? देखिए देखिए कहाँ संदीप जी, क्यों? संदीप जी पहले यहाँ डेटा पर बना एक बात देकर तो निकाल स्पष्ट देनी है। चाहिए। संदीप जी, मैं बहुत कन्विक्शन के साथ इस डिबेट में इसलिए बोल रही हूँ कि वहां पर घुसपैठी है क्योंकि हमने, इंडिया डेली ने एक पूरा स्टिंग ऑपरेशन कराया था, पूरा स्टिंग ऑपरेशन कराया था और जितनी भी कंसर्न अथॉरिटी है उन्हें हमने इसको लेकर कॉन्फिडेंस में लिया था कि हमने स्टिंग ऑपरेशन कराया, इस तरीके से ये फर्जी आधार कार्ड बनते हैं घुसपैठियों के, इस पर कार्रवाई की जाए। सवाल ये है, हमें पता है, हमने स्टिंग ऑपरेशन कराया, स्टेट इंटेलिजेंस क्या कर रही है, वहां पर जो सिक्योरिटी इन्फोर्स की गई है वो क्या कर रही है, स्थानीय लोग जो वहां पर आधार कार्ड बना रहे हैं वो क्या कर रहे हैं? क्योंकि ये तो पूरा सिस्टम मिला हुआ है ना वहां पर, कि वहां की जो स्थानीय पुलिस है उसको पता है कि यहाँ से घुसपैठ होता है, ऐसे डॉक्यूमेंटेशन बनाने वाले गिरोह बने हुए हैं अलग अलग, और जो खुद नागरिक है भारत के, तो ये कैसे भंडाफोड़ होगा? देखिए पलक जी, मैं नहीं चाहता कि किसी तरह से डिबेट का रुख जो है दूसरी तरफ चला जाए, क्योंकि बात हो रही है एसआईआर पे। मैं सीधे एसआईआर पे फोकस कर रहा हूं। एसआईआर फोकस इसलिए है कि भाई एसआईआर आपका बंगाली जुबान चेक करने के लिए नहीं है कि आप अच्छी बंगाली बोल रहे हैं कि खराब बंगाली बोल रहे हैं। एसआईआर आपका कागज दिखाने का कार्यक्रम है, और जिसके पास कागज नहीं होगा वही बहाने ढूंढेगा। बिहार में सबके पास कागज था, सबने कागज दिखाए, बिहार में शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव हो रहा है। 12 राज्यों में एसआईआर शुरू होने जा रहा है, 12 राज्यों में जिसके पास कागज दिखाने के अरे लिए तो है, संदीप जी, उसको मैंने बैठा कौन हुआ। सी भाषा बोल दी? मैं भी तो यही बोल रही हूँ कि वहां पर डॉक्यूमेंट्स पड़े हुए हैं घुसपैठियों के पास, मैं भी यही बोल रही हूँ। तो वो वोट देंगे क्या? नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन आधार ऑफ के इंडिया आधार कहता पे- है द वोटिंग राइट इज फॉर द सिटीजन ऑफ इंडिया। ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ Exactly. इंडिया बोल रहा है। अभी कांग्रेस का कोई बैठा नहीं है तो वो पूरा बता देता कॉन्स्टिट्यूशन, वो आजकल बहुत ज्यादा पढ़ते हैं, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सेज दिस। वो कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि जो सिटीजन ऑफ इंडिया है 18+ वही, उसे ही राइट है वोट कास्ट करने का। तो वहां तो उन्होंने फर्जी अपने डॉक्यूमेंट बना रखे हैं, तो वो तो बन गए भाई इंडिया के। देखिए जो 12 डॉक्यूमेंट इलेक्शन कमीशन ने कहे हैं उसमें से ही कोई एक डॉक्यूमेंट आपका प्रूफ ऑफ एड्रेस के तौर पे एक्सेप्ट किया जाएगा, और आधार आपका केवल प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी होगा। क्या मैट्रिकुलेशन की सर्टिफिकेट आप एक दिन में पा सकते हैं? नहीं, मैट्रिकुलेशन के लिए कम से कम मैट्रिकुलेशन वाले स्कूल में जाके एडमिशन लेना पड़ेगा। क्या डोमिसाइल एक दिन में बन सकता है? नहीं बन सकता है। आपका कोई घर होना चाहिए पश्चिम बंगाल के अंदर, तब आपका डोमिसाइल बनेगा। क्या आपका जो है स्टेट की योजनाएं हैं जितनी भी, संदीप जी एक बार फिर आपके साथ कनेक्ट करते हैं, आपका ऑडियो ग्लिच आ रहा है बहुत ज्यादा। राधिका जी देखिए,
बहुत सिंपल है। अभी ममता जी कह रही हैं, मुख्यमंत्री ममता जी, ऑनरेबल मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, सॉरी ऑनरेबल ही हैं, वो ऐसे ऐसे बयान देती हैं कि लड़कियों को बाहर नहीं निकलना चाहिए रात को, तो वो ऑनरेबल ही हुई। लेकिन सवाल ये है मैडम राधिका जी कि एनआरसी बार बार बोल रही हैं ममता जी कि एनआरसी करा रहे हैं, एनआरसी करा रहे हैं। मैम मुझे तो ऐसा लगता है एनआरसी होनी चाहिए। मैं तो वो भारतीय नागरिक हूँ जो सपोर्ट में हूँ एनआरसी के, कि भाई मुझ में और उस घुसपैठिए में क्या डिफरेंस है भाई, वो वही मेरे जैसे डॉक्यूमेंट लेकर बैठा हुआ है। एंड इट इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड। मतलब बहुत दिमाग एकदम सर दर्द हो जाता है कि ये कैसे पूरा एक गिरोह चल रहा है अलग अलग स्टेट्स में, और स्टेट इंटेलिजेंस कुछ नहीं कर रही है, नेशनल इंटेलिजेंस के साथ इंफॉर्मेशन शेयर नहीं कर रही है। तो बहुत बहुत बड़ी एक मुझे लगता है एनआरसी तो होना चाहिए। मैं तो उनमें से एक भारतीय नागरिक हूँ। देखिए, ये सब अपने समय में सब कुछ होने वाला है, क्योंकि हम भारत में सफाई ला रहे हैं। ये सारे जो बॉर्डर स्टेट्स में घुसपैठियां आके बस गए हैं, और ये जो कहते हैं उनके पक्ष में कि सब एक भाषा बोलते, बिल्कुल नहीं बोलते। क्योंकि मेरी माँ पश्चिम बंगाल की है, मेरे फादर बांग्लादेश ईस्ट बंगाल के थे। मेरे ननिहाल और दादा के घर में दो अलग भाषाएं बोली जाती थी, और जो बांग्लादेश में बोला जाता है वो बिल्कुल अलग है। मैं जब किसी को सुनूं, मैं 2 मिनट में आपको बता दूं कि ये तो भैया बांग्लादेशी है। और अच्छी बात ये है इनकी, देखिए किस तरीके से इनके मंसूबे बनते हैं। इन्हें आप पूछो आप कहाँ के हो, हमेशा बोलेंगे मालदा मुर्शिदाबाद बॉर्डर के, और ऐसे गांव के नाम बोलेंगे जो बिल्कुल बॉर्डर में है। अभी आप बताइए, मुझे और आपको पलक जी डर है, आप बोलेंगे आपके दादा परदादा, उनके पिताजी, उनके दादा यही के थे। अभी जो अगर कोई भी राष्ट्रवादी होता है वो क्या कहने वाला है, वो अरे राधिका जी देखिए जी, ये जो आप बातें कर रही है ना, ये डॉक्यूमेंट जब बीएलओ जहां जाएगा तो वो ये नहीं कहेंगे कि जी अब बंगाली बोल के दिखाइए। अच्छा आपने बंगाली, आपके बंगाली का एक्सेंट ऐसे है तो आप बांग्लादेश वाले हैं, आपका बंगाली का एक्सेंट ऐसा है तो आप भैया दिल्ली वाले हैं, या फिर आपका बंगाली का एक्सेंट ये तो आप एकदम प्योर ऑथेंटिक एकदम बांग्लादेशी हैं। अब देखिए सीधी सी बात है कि पंजाब के पंजाबी का एक्सेंट अलग होगा, दिल्ली के पंजाबी का एक्सेंट अलग होगा, और जो हमारा पंजाब वहां पाकिस्तान में रह गया उस पंजाबी का एक्सेंट अलग होगा, है ना। तो हम ऐसे नहीं कर सकते ना। सवाल ये है, आप जब वहां पर अधिकारियों को भेजेंगे, बीएलओ वहां पर जाएगा तो वो मांगेगा आपके पास क्या ऑथेंटिक वेरिफिकेशन के लिए आइडेंटिटी प्रूफ है, एड्रेस प्रूफ है। मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूं कि जब वहां पर एसआईआर की प्रक्रिया होगी तो कितना आसान और सरल होगा उन बीएलओ के लिए ये वेरीफाई करना कि ये भारतीय नागरिक है या नहीं है। देखिए, किसी भी वेरिफिकेशन में वक्त लगता है। एक पासपोर्ट बनाने जाए उसके वेरिफिकेशन में भी समय लगता है। तो ये बीएलओस के लिए ये कोई आसान चीज होगी नहीं, खास करके बंगाल में जहां पे घुसपैठियों को बिठा बिठा के, बुला बुला के, उनके कागजात बना बना के इन लोगों ने अपना वोट बैंक की तैयारी की है। अभी बीएलओस जो बैठेंगे उन्हें बहुत अच्छे और सख्त तरीके से ये लोग करेंगे, उनका जो कार्यक्रम है वो पूरा करेंगे। पर बात इसकी जो खास बात है वो ये है कि जो अपने देश के लिए सोचता है, चाहे वो सत्ता पक्ष में हो या विपक्ष में हो, वो क्या कहेगा कि अच्छी बात है ना कि बाहरी लोग, यहाँ पे आप मोदी जी को बाहरी बोलते हो, अमित शाह जी को आप बाहरी बोलते हो, बहिरागत बोलते हो, और जो बाहर से असल के लोग हैं उनकी सफाई हो रही है, वहां पे इनको बड़ी तकलीफ है। मानिए कितनी दुर्दशा है हमारी देश की, आप सोच के रखे। ये तो आप कह रहे हैं वहां के कुछ ऐसे ग्रुप्स है जो मिले हुए हैं घुसपैठियों के साथ। अरे बंगाल में क्या होता है, कितनी जल्दी उनको ये सारे जो स्लम्स है। ठीक है महबूब रजा जी, ये पुलिस लट क्यों नहीं बजाती ऐसे लोगों के? अरे लट कहाँ बजाएगी, ममता जी पुलिस मिनिस्टर है, पुलिस उनके नीचे है, कमिश्नर साहब डरते हैं, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड नाइट ममता जी के नाम से बोलते हैं जी पलक जी। तो महबूब रजा जी ये लट क्यों नहीं बजाते पुलिस वाले? ये जो देशद्रोह कर रहे हैं राष्ट्र के साथ, ये जो द्रोह है, ये मतलब एक्शन तो इन पर लेना चाहिए। वो घुसपैठियों पर तो बाद में लट बजाएं और उन्हें वापस उनके मुल्क में भेजें। ये जो मुल्क के साथ गद्दारी कर रहे हैं, गिरोह चला रहे हैं, इनको तो सबसे पहले एक्शन लेना चाहिए। क्या कर रही है वहां की पुलिस?
देखिए, आसाम में 19 लाख लोगों का एनआरसी में नाम आया, जिसमें से ज्यादातर लोग जो है माइनॉरिटी के नहीं है। आप अच्छी तरीके से जानते हैं वहां कुछ नहीं हुआ। आसाम में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एसआईआर भी नहीं करवा रही है। हेमंत बिस्व शर्मा बोले एसआईआर करवाइए। ये दोनों का मिली भगत है। बंगाल के ऊपर फोकस कर दिया। मैं मोहतरमा से पूछना चाहता हूं बहुत इज्जत एहतराम के साथ, मालदा और मुर्शिदाबाद कौन से कंट्री में आता और कौन सी रियासत में आता? क्या वो बांग्लादेश अरे में है या महबूब इंडिया रजा में? जी, पहले एक वो सेकंड declare एक कर दे। सेकंड, जी, बॉर्डर से कनेक्टेड है? अरे बॉर्डर की से जिम्मेदारी कनेक्टेड है? हमारे अमित शाह जी पर है, जम्मू वो कश्मीर गए हैं मंत्रालय कभी पर है। आप? वो अपनी जिम्मेदारी, अरे जम्मू ईमानदारी कश्मीर के गए हैं साथ कभी कर आप? नहीं पा पंजाब रहे। गए हैं आप? गए हैं वहां नहीं, पर? पंजाब नहीं गया। नहीं, मैं गए नहीं हैं गया। आप कभी पंजाब और जम्मू कश्मीर पंजाब में? नहीं। अरे सर, हर रोज हम खबर ब्रेक करते हैं, हर रोज हम खबर बताते जी। हैं इन्फिल्ट्रेशन जी। की नाकाम करने की कोशिश की हमारे सुरक्षा कर्मियों ने। हर दिन प्रयास होता है सर, कुछ सक्सेसफुल हो जाते होंगे, कुछ सक्सेसफुल नहीं हो पाते होंगे, अपनी तरफ से प्रयास चल रहा होता है। लेकिन जब राष्ट्र के ही लोग राष्ट्र के साथ ये गद्दारी करते हैं तो सबसे बड़ा सवाल जो है सर वो ये उठता है कि वहां पर स्थानीय लोग जो है वो इस तरीके के गिरोह क्यों चला रहे हैं और स्टेट पुलिस जो है वो उन पर एक्शन क्यों नहीं ले रही है। मैं ये सवाल बिल्कुल पूछ मैं रही आ रहा हूँ। मैं उसी की तरफ आ रहा हूं। देखिए, अगर घुसपैठिए रहेगा तो ये जिम्मेदारी हमारे गृह मंत्री जी की है और यहाँ के पुलिस के साथ मिलकर स्टेट काम पुलिस की करेंगे। नहीं है, मगर स्थानीय ये लोग जो डेटा- सपोर्ट दे रहे हैं। बस एक स्टेट सेकंड, पुलिस एक की मिनट नहीं है बोलने सर, जो स्थानीय लोग फेक आइडेंटिटी कार्ड बनवा रहे हैं। भाई, ये जांच करने की किसकी जिम्मेदारी है? फेक आईडी की महबूब रजा की भी नहीं है, आपकी भी नहीं है। ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ये जिनके पास अथॉरिटी है, जैसे आधार डिपार्टमेंट हो गया, गृह मंत्री साहब का डिपार्टमेंट, ये उनकी जिम्मेदारी है कि उनके डॉक्यूमेंटेशन चेक करें, उनके माता पिता यहाँ थे कि नहीं, उसके ग्रैंडफादर थे कि नहीं, उनकी फैमिली तो थी कि दिक्कत नहीं, किस बात की है कब से आपको? आया, कितना दिन में बस गया, नहीं तो बस गया। दिक्कत अगर इस किस्म के किस लोग बात बच की है? जाते क्या हैं, आप कहीं ये पे कहना चाह रहे हैं कि ये जो एनआरसी नहीं हो रही है, एनआरसी करानी चाहिए? एनआरसी होनी जी। चाहिए आप ये कह रहे हैं? एनआरसी के आप तो या तो एनआरसी के पक्ष में या तो इसके विरोध में है। एनआरसी हो या सीए हो या आप फिर एनआरसी SIR हो, के पक्ष में अगर है या विरोध में ईमानदाराना है? तौर पे होगा तो वेलकम है। अरे अगर आप मुझे बेईमानी ये की तरफ बताइए, होगा- आप एनआरसी के पक्ष में है विरोध में है? नेशनल वेरिफिकेशन मैं रेजिडेंस एक जो चीज है बताऊं कि अगर उनकी होनी बांग्लादेश से चाहिए आएगा कि तो नहीं मैं होनी उसको चाहिए? सिटीजनशिप दे दूंगा। नेपाल से आएगा अरे तो आप मैं उसको मुझे दे ये दूंगा। बताइए यहाँ से सर आएगा। कि ये नेशनल democratic जो constitution of वेरिफिकेशन जो India है वो है, होनी उसके चाहिए खिलाफ कि नहीं गृह होनी मंत्री जी चाहिए? बातें नागरिकों करते की हैं। इस सिटीजन्स किस्म की का PNRC वेरिफिकेशन। तो हम लोग को तो नहीं चाहिए। अरे मुझे महबूब जी तो आप बोले ये कि आप नेपाल बताइए से आप आ रहे हैं, आपका कि welcome जितने है। सिटीजन्स बांग्लादेश का हैं हिंदू आ रहे, उनकी welcome है। वेरिफिकेशन होनी फलां चाहिए जगह से नहीं आ रहे होनी तो चाहिए? welcome है। या तो आप आप देश के साथ खड़े हैं या तो आप इसके विरुद्ध खड़े हैं, आप घुसपैठियों के साथ खड़े हैं। आप या तो देश के नागरिकों के साथ खड़े हैं या तो देश के नागरिकों के साथ खड़े हैं या फिर आप घुसपैठियों के साथ खड़े हैं। एनआरसी होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? एनआरसी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? एसआईआर अभी छोड़ दीजिए, एनआरसी होनी चाहिए कि नहीं? देखिए कैसे बौखलाहट नजर आ रही है, कैसे बौखलाहट नजर आ रही है। ठीक है, ठीक है, हमारे साथ टीएमसी नेता जो है मोहम्मद एहतशाम उल हक जुड़ चुके हैं। सर, एसआईआर से क्या आपत्ति है? किसी के पास ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट्स हैं, वहां पर बीएलओ आएंगे, आपसे आपके वेरिफिकेशन के लिए डॉक्यूमेंट्स मांगेंगे और आप दिखाएंगे और बस दैट्स ऑल। आपको इसमें एनआरसी या सीएए कैसे नजर आ रहा है? सहगल जी, सबसे पहले तमाम पैनलिस्ट को नमस्कार। बहुत ही अच्छे विषय पे अभी हम लोग यहाँ पे डिबेट कर रहे हैं। हमारे दोस्त महबूब रजा सिद्दीकी साहब भी बैठे हुए जर्नलिस्ट है और तमाम संदीप मिश्रा जी और हमारी बहन राधिका जी, बहुत ही अच्छे विषय पे के जो एसआईआर को लेकर करके मैं आपको पलक जी कहना चाहता हूं कि भारत में इससे पहले 8 बार और भी एसआईआर हुआ था, लेकिन इस बार एसआईआर का इतना चर्चा क्यों है? हमें एक बात समझ में नहीं आता है। एसआईआर का जो कंडीशन है, एसआईआर का जो मतलब है, इसमें क्या होता है कि जो सही वोटर है उसको जो है सही मानों में इम्प्लीमेंट देना, और जो समझ लीजिए कि अगर इस बीच में हमारे बीच में नहीं है, जिनका देहांत हो गया, जो माइग्रेट कर गए, वैसे लोगों के लिए। लेकिन यहाँ कहीं ना कहीं समझ लिए एसआईआर के नाम में ये समझ लिए कहीं ना कहीं, आज बताइए भारतीय जनता पार्टी के जो यहाँ के नेता है वो बोलते हैं 1.5 करोड़ लोगों के नाम बाद हो जाएंगे। अच्छा, शुभेंदु अधिकारी है वो बोलते हैं 2 करोड़ लोगों के नाम बाद हो जाएंगे। और
यहाँ के जो शांतनु ठाकुर खुद मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, वो कहते हैं 3 करोड़ लोगों के बाद हो जाएंगे। हमारे राज्य में 7 करोड़ 60 लाख वोटर है, तो 3 करोड़ लोग बात दे रहे हैं। ये तमाम जितने भी मेतुआ समाज के हैं, तो ऐसा तो नहीं है मोहम्मद एहतेशाम उल हक जी कि आपके अधिकारी जो हैं, आपके होम डिपार्टमेंट के अधिकारी जो हैं, वो सारी आपकी ममता सरकार की जो कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है वो बीजेपी नेताओं को दे रहे हैं कि इतने घुसपैठिए हो गए हैं पश्चिम बंगाल में? नहीं, ये घुसपैठिया इसका ये भी तो हो सकता है। फ्रेंडली टॉक्स तो सभी अधिकारियों की होती है, कब पता नहीं कौन सा बीजेपी वाला आपका रिपोर्टिंग मंत्री बन जाए। अगर हमारे राज्य में नहीं, आपकी होम मिनिस्ट्री के डिपार्टमेंट के पुलिस अधिकारी कहीं इंफॉर्मेशन तो नहीं पहुंचा रहे बीजेपी वालों को कि इतनी घुसपैठ हो चुकी है पश्चिम बंगाल में? पलक जी, अगर इसका मतलब है कि जो भी वहां घुसपैठिया आ जा रहा है बांग्लादेश की ओर से, तो केंद्र सरकार विफल है। तो आपकी सरकार विफल है? मैं तो बोल रही हूँ आपकी सरकार विफल है। वहां पर स्थानीय रिपोर्ट, स्थानीय गिरोह चल रहे हैं वहां पर पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में स्थानीय पूरे गिरोह चल रहे हैं वहां पर, फर्जी पूरा बकायदा वहां पर आइडेंटिटी कार्ड बनाते हैं, रहने के लिए जगह देते हैं, समय देते हैं, इतने दिन तक यहाँ पर रुकना, पुलिस वाला कोई परेशान नहीं करेगा। पुलिस वालों को बकायदा रिश्वत दी जाती है। आप मान रहे हैं ना आपकी स्टेट का फेलियर है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। आपकी बिल्कुल है, बिल्कुल है। आप आइए जरा दिल्ली में, आइए जरा दिल्ली में। ये दिल्ली पुलिस कैसे लट बजा के वापस भेज रही है सारे घुसपैठियों को। अरे आप आइए दिल्ली में, मैं आपको इनविटेशन देती हूँ, टिकट हमारा चैनल बुक कराएगा। मैं आपको बताती हूँ हर रोज कम से कम ऑन एन एवरेज 25 बांग्लादेशी घुसपैठियों को यहाँ पर उनके घर वापस उनके मुल्क भेजा जा रहा है। क्या कर रही है आपकी स्टेट पुलिस? अरे आपकी स्टेट पुलिस क्या कर रही है? वहां पर गिरोह चल रहे हैं, वहां पर गिरोह चल रहे हैं, बकायदा रिश्वत के पैकेजेस बने हुए हैं पुलिस अफसरों के। क्या कर रही है वहां पर? अरे ममता सरकार क्या कर रही है जनाब, ये बताइए। अरे मोहम्मद एहतेशाम उल हक जी, आपकी स्टेट गवर्नमेंट होम डिपार्टमेंट क्या कर रहा है? पैकेजेस बने हुए हैं वहां पर पुलिस अधिकारियों के, महीने के रिश्वत ली जाती है। आप बोलने कहिए तो आपको पूरा स्टिंग ऑपरेशन की सीडी भेज देती हूँ मैं। इंडिया डेली ने करवाया था, कैसे मिली भगत होती है वहां पर आपके स्थानीय लोगों की, और गिरोह जो चल रहे हैं वहां पर। क्या कर रही है आपकी सरकार? अरे आप मुझे बताइए आपकी सरकार क्या कर रही है? मेरी सरकार दिल्ली से अगर स्टेट इंटेलिजेंस को एक्टिव करके केंद्र सरकार विफल है। यूपी में नोएडा में अगर स्टेट इंटेलिजेंस एक्टिव होकर इन सभी बांग्लादेशी घुसपैठियों को वापस रिपोर्ट कर रही है, आपकी स्टेट पुलिस क्या कर रही है? इस तरह का कोई तरीका? अरे आपके पास जवाब ही नहीं है सर, आपके पास जवाब ही नहीं है, आपके पास जवाब ही नहीं है। आपके पास जवाब इसलिए नहीं है क्योंकि आपको पता है यूपीए की सरकार में कांग्रेस कहती है देश में घुसपैठ बढ़ रहा है, लाखों की संख्या में घुसपैठिए देश में आए हैं, रोहिंग्या आए हैं। कहां से आए हैं? पश्चिम बंगाल से आए हैं, असम से आए हैं। यूपीए की सरकार बोलती है 2013 तक का आंकड़ा है। 2000 बताइए, आपकी अलायंस पार्टी झूठ बोल रही है। केंद्र सरकार फेल है। अरे आप मुझे बताइए, मनमोहन सिंह की सरकार झूठ बोल रही थी क्या? यूपीए की सरकार झूठ बोल रही थी पश्चिम बंगाल और असम से घुसपैठ होता है? बोलिए। सबसे ज्यादा अगर होता है, अरे होम मिनिस्ट्री, यूपीए की सरकार की होम मिनिस्ट्री की रिपोर्ट है सर, लाखों की संख्या में अवैध तरीके से वहां से बांग्लादेशी आए हैं। छोड़ दीजिए मोदी सरकार को, मैं कहती हूँ मोदी सरकार को छोड़ दीजिए। आपको लगता है कि अवैध घुसपैठियों का, इलीगल इमिग्रेंट्स का मुद्दा जो है, बांग्लादेशियों का अवैध तरीके से जो आ रहे हैं, वो मोदी सरकार ने उठाया है? यूपीए की सरकार कहती है जी लाखों की संख्या में बांग्लादेश और असम से घुसपैठिए आए हैं देश में। झूठ बोल रही है आपकी अलायंस पार्टी की यूपीए सरकार। देखिए, नाम बदल देने से पार्टी चेंज नहीं होती अलायंस की। दूध का दूध पानी का पानी होगा। दूध का दूध पानी तो हो रहा है, दूध का दूध पानी तो हो रहा है। संदीप मिश्रा जी, बिल्कुल नहीं आया। संदीप मिश्रा जी, एक स्टेट है, वहां की पुलिस, एक भारतीय होने के नाते वहां की मुख्यमंत्री, वहां का होम डिपार्टमेंट अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहा। अगर दिल्ली में आए अवैध तरीके से घुसपैठिए वापस भेजे जा सकते हैं,
जो राज्य गढ़ बना हुआ है इन घुसपैठियों का, वहां की स्टेट पुलिस क्या कर रही है? इंडिया डेली स्टिंग ऑपरेशन करवाकर दिखा सकती है कि वहां पर अधिकारी से लेकर स्थानीय लोग गिरोह चला रहे हैं कि कैसे घुसपैठ कराया जाए, तो इनकी सरकार क्या सो रही है? पलक जी, मैं पीआईबी का ऑफिशियल डेटा आपके सामने रख रहा हूं, कहीं इधर उधर की बात मैं नहीं कर रहा हूं। पश्चिम बंगाल की बांग्लादेश के साथ 2216 किलोमीटर की सीमा लगती है, जिसमें फेंसिंग का काम लगभग 1647 किलोमीटर का हो चुका है। 569 किलोमीटर बचा है और इस 569 में जो है 148 किलोमीटर जमीन जो है एक्वायर करके बांग्लादेश बॉर्डर पे जो है पश्चिम बंगाल सरकार को देना था फेंसिंग के लिए केंद्र सरकार को। एक्विजिशन का काम जब प्रदेश सरकार का है, पश्चिम बंगाल सरकार का है, वह यह नहीं कर रही है, डिलिबरेटली नहीं कर रही है, बार बार रिमाइंडर्स के बावजूद नहीं कर रही है, तो निश्चित ही यह बात पता चल रही है कि किस तरह से स्टेट एजेंसी घुसपैठियों के साथ है और वो चाहती नहीं है किसी तरह से जो है फेंसिंग का काम पूरा हो, क्योंकि फेंसिंग का काम एक ऐसा है जिसके बाद 100% इन्फिल्ट्रेशन बॉर्डर पे रुक जाएगा। और सरकार की एजेंसी आप ये देखिए ना, जब इस तरह से बॉर्डर पे सपोर्ट कर रहे हैं घुसपैठियों को, तो आपको लगता है डोमिसाइल बनाने में नहीं किया जाएगा, आधार कार्ड बनाने में नहीं किया जाएगा? और यही सहयोग पिछले कई सालों से चल रहा है और उसको जो है एक्सपोज होने का डर है, क्योंकि जब एफआईआर होगा संदीप मिश्रा जी, चेक होंगे। एक भारतीय होने के नाते आपका खून नहीं खौलता जब आप एक स्टेट के बारे में ऐसे सुनते हैं और पढ़ते हैं कि वहां की राज्य सरकार जो है वो घुसपैठ होने दे रही है? नहीं, घुसपैठ तो छोड़िए, हमारे सैन्य बलों के ऊपर हमला होता है, सैन्य बल अपनी जान बचा के भागते हैं वहां से, और ऐसी तस्वीर आने के बाद मुख्यमंत्री की तरफ से दो शब्द नहीं आते हैं सांत्वना के कि जो घटना हुई उसकी हम निंदा करते हैं। अरे वो तो सेना पर सवाल उठा देती है, बीएसएफ के ऊपर सवाल उठा देती हैं, वो तो नैतिकता खो बैठे हैं लोग कुछ। नहीं, मैं इन लोगों के तर्क पे बात करता हूं। चलिए, किसी ने कहा 3 करोड़ घुसपैठिए हैं, 2 करोड़ घुसपैठिए, घुसपैठियों की संख्या छोड़ दीजिए। अरे मैं कहती हूँ एक है, अपने मुल्क जाए। तर्क जो है, मैं कहती हूँ हमारे मुल्क में एक भी घुसपैठिया क्यों रहे, अपने मुल्क वापस जाए। क्या एक भी घुसपैठिया अलाउ किया जाना चाहिए सिर्फ इस तर्क के लिए कि 3 करोड़ घुसपैठिए हैं कि 2 करोड़ घुसपैठिए हैं कि 1 करोड़ घुसपैठिए हैं? भाई, अगर कोई भी व्यक्ति देश में रह करके ऐसे लोगों की वकालत करता है कि जो बाहर से आकर के हमारे लोगों के हक छीन रहे हैं, तो निश्चित ही वह कहीं ना कहीं उसके लिंक भी एक तरह से कहें भारत की जड़ों से तो नहीं जुड़े हो सकते हैं, उसकी जड़ों पर भी हम सवाल उठा सकते हैं। नहीं, बट इसका सोल्यूशन क्या है सर? इसका सोल्यूशन क्या है? सवाल ये है, जरा सा सीए और एनआरसी की बात उठ जाती है तो कुछ एक वर्ग तिलमिलाने लग जाता है, तिलमिला जाता है, एकदम ऐसे प्रदर्शन करने के लिए पहुंच जाता है। क्यों भाई? तुम्हारे पास जब पूरा बकायदा आइडेंटिटी प्रूफ है, तुम अपना पूरा रेजिडेंट का प्रूफ दे रहे हो, तुम अपनी नागरिकता का, अपनी आइडेंटिटी का प्रूफ दे रहे हो, संदीप जी तो नहीं डर रहे, ये हमारे साथ सीनियर पत्रकार बैठे हुए ये तो नहीं डर रहे, ये टीएमसी के हमारे नेता बैठे ये तो नहीं डर रहे, ये राधिका जी तो नहीं डर रही, मतलब बराबर हमारे पास है ना पूरा डॉक्यूमेंट। मैं तो कहती हूँ सर एसआईआर वगैरह छोड़िए, एनआरसी करवाइए। मैं तो भारतीय नागरिक होने के नाते कहती हूँ, मैं तो पूरा समर्थन करती हूँ, मैं तो अपील करती हूँ सरकार से, भाई कराओ एनआरसी, पता तो चले देश में कितने गद्दार बैठे हैं। संदीप जी देखिए, जिसकी जड़ें होंगी इस देश के साथ, उसे किस बात का डर होगा? मैंने जामिया मिलिया इस्लामिया से 10 साल पहले पढ़ाई की है, उसकी फीस की रसीद आज भी मैंने सुरक्षित रखी हुई है। अगर मैं बाहरी होता तब तो मुझे डर होता। तो सीधी सी बात है, अगर आपके पास कोई भारत का कागजात होंगे, पुराने कागजात होंगे, जड़ें आपकी यहाँ होंगी, तब आप कहेंगे ना कि भाई हम साथ हैं। आप बाहर से आए हैं, ना आपने यहाँ पढ़ाई की है, ना आपने यहाँ पे कभी कोई शिक्षा ली है, ना किसी सरकारी योजना का हिस्सा रहे हैं कभी 10 साल 15 साल पहले, ना आप अपने 5 पुश्तों के नाम बता सकते हैं, जनरेशंस का नाम नहीं बता सकते। तो जब इन सवालों के जवाब आपके पास नहीं है, तो आप निश्चित ही इसलिए शोर मचाएंगे कि यह काम ना होने पाए। क्योंकि राधिका भट्टाचार्य जी, आप इन बातों पर इसलिए मुस्कुरा रही हैं क्योंकि अभी इलीगल इमिग्रेंट्स का जो मुद्दा उठाया जा रहा है उसमें यूपीए को घेरा जा रहा है। अरे हमें आंकड़े नहीं चाहिए आप लोगों से, नहीं चाहिए, हमें नहीं जानना। यूपीए ने भी हमें आंकड़े दे दिए थे, अभी मौजूदा सरकार ने भी दे दिए आंकड़े, हम आंकड़े को क्या सर में मारेंगे? नहीं बाबा, एक्शन चाहिए हमें। क्या एक्शन ले रही है सरकार? सामने बोल रहे हैं, ये हमारे साथ पत्रकार जी बैठे हैं, घुसपैठियों का पूरा पक्ष रख रहे हैं, टीएमसी के नेता बैठे हैं, ये मैं आपको 2 प्रूफ दे रही हूँ। 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 2 प्रू
देखिए क्या कर रही है मैं आपकी इसलिए सरकार? आपके आपके ये जो पर्दे पे जो हम देख रहे थे ममता जी की छवि, उस पे मुझे हंसी आ रही थी। आपने उनका पोशाक देखा था? ये किसके लिए किसकी मुख्यमंत्री है ये? बंगाल के आवाम के लोगों के, भारत के लोगों के, या मुसलमानों के, या बांग्लादेशियों के? क्यों उन्हें उस तरीके का पोशाक पहन के, उस तरीके से ओढ़ सिर पे सफेद चद्दर डाल के, कान के पीछे चद्दर डाल के, उनकी कौन सी राजनीति कर रही है वो? दूसरा सवाल ये है कि हम लोग जब यहाँ पे एक मुसलमान नाम लेके पैनल पे आते हैं, और जब हमने कश्मीर में जब हिंदुओं को भगाया गया था उस पर कोई बात नहीं की, बांग्लादेश में जब हिंदुओं के ऊपर ऐसा अत्याचार हुआ है उस पर ये बात नहीं करते, तो मुझे बड़ा बड़ा दुख होता है कि जो हम घुसपैठियों को निकालने की बात करते हैं, क्योंकि इत्तफाकन वो बांग्लादेश के हैं और इत्तफाकन वो मुसलमान हैं, उनके पक्ष में ये बहुत जोर जबरदस्ती से बात अरे राधिका भट्टाचार्य जी, आपको जब सामने दिख रहा है स्टेट पुलिस और वहां पर जो स्टेट गवर्नमेंट है हेल्प नहीं कर रही है, घुसपैठियों को पूरा संरक्षण दे रहे हैं, लगाइए प्रेसिडेंट रूल, लगाइए। मैं तो कहती हूँ लगाइए, इसमें क्या गलत है भैया? जो देश के साथ गद्दारी करे एक्शन लो भाई, देश के साथ गद्दारी नहीं टॉलरेट होगी, चाहे कोई भी हो। देखिए जी, 5-6 महीने में साफ हो जाएगी कि कौन पक्ष में रहेगा और कौन अलविदा कहेगा। इतने साल हम 34 साल कम्युनिस्टों ने राज किया बंगाल पे, 14 साल ममता जी है। हम जरा ठहर जाएं। इतना जब हमने पेशेंस दिखाया, इतना जब हमने इतना सब्र दिखाया, तो और 5-6 महीने में देखते बंगाल में क्या होगी। ये कहना बहुत आसान है, ये करो वो करो, हम ये क्यों नहीं करते, वो कर ले। हमारी लीडरशिप समझदार है, उन्हें पता है उन्हें क्या करना है, क्योंकि नेशनलिस्ट प्राइम मिनिस्टर है हमारे, बिल्कुल देशभक्त है। इतना देशभक्त शायद और कोई मैंने राजनीति में किसी को देखा नहीं, तो वो करेंगे उनको जो करना है। ठीक है महबूब रजा जी, इलेक्शन कमीशन अपना काम कर रही है, उत्तर प्रदेश में कर रही है, पश्चिम बंगाल में कर रही है, हर राज्य में कर रही है एसआईआर, और इलेक्शन कमीशन को पता है वो क्या कर रही है। वो वेबसाइट पर सारी इंफॉर्मेशन दे रही है। सुप्रीम कोर्ट के सामने प्रशांत भूषण जी के पास एक एविडेंस नहीं था सर, फॉर गॉड सेक एक एविडेंस नहीं था। मैं मोहतरमा को जवाब दो, बीजेपी के प्रवक्ता जो हाँ, मेरा भी दे देना सर। जो बात की है ना, आपको बीजेपी कुछ लगती होगी, एंकर का भी सवाल देना आप लोग जरूरी नहीं समझते। बोलिए। नहीं, मैं आपके सवाल की तरफ लौटूंगा। मोहतरमा का थोड़ा जवाब दे दो। बीजेपी प्रवक्ता जो ममता ने बोलते दुपट्टा बांध करके ये सब करती, उनको एतराज है। जब मोदी जी जब हमारा जो तमन लगा लेते हैं, तो वो जो जब जाते हैं तो वो क्या करते, तो वो गलत करते कि सही करते? जब दलित समाज में जा करके जब समझे दलित का वो जो उनकी जो पहचान है वो ले लेते, वो सही करते हैं या गलत करते? जब आसाम में जाते तो आसाम का ट्रेडिशनल ड्रेस पहन लेते, वो सही करते या गलत करते? जब मंदिर में जाकर के समझिए पूजा अर्चना करते, वो सही करते या गलत करते? जब समझिए कि बोरा समाज जब उनको बुलाता है, बोरा समाज के सामने बैठ करके रमजान की अफ्तारी करके दुआ करते मोदी जी, वो सही करते या गलत करते? आप बड़े अच्छे, मुझे आपकी बात लगी महबूब रजा जी। जैसे तो ये टॉपिक चर्चा का है नहीं, चाहे वो बीजेपी की प्रवक्ता हो चाहे वो आप हो, लेकिन एक बात मुझे महबूब रजा जी बड़ी अच्छी लगी, आपने इस बात को स्वीकारा, आपने इस बात को स्वीकार किया महबूब रजा जी कि पीएम मोदी हर किसी को कॉन्फिडेंस में लेकर उनके रंग में रंग हो जाते हैं, ठीक है, रंग में घुल जाते हैं। ठीक है महबूब रजा जी, आपके वर्ड्स से ये, आपके वर्ड्स से ये, एनी विच वेज सर, आपने जो कहना था महबूब रजा जी, आपने महबूब रजा जी जो कहना था, आपने राधिका जी की बात पे कह दिया, और राधिका जी ने भी जो ममता जी के लिए कहना था उन्होंने भी कह दिया। अब आप सर थोड़ा जरूरी समझें तो टॉपिक पर वापस आ जाए और एंकर जी का भी सवाल का जवाब दे दें, या तो भूल गए क्या पूछा था? और दूसरी बात, अरे मेरा सवाल भूल तो नहीं गए? अरे बाबा महबूब रजा जी, पत्रकार साहब, आप एक चीज बताइए। अरे महबूब रजा जी मेरा सवाल तो नहीं भूल गए? नेहरू जी का ये करेंगे, महबूब रजा जी मेरा सवाल तो नहीं भूल गए आप? देश के पहले प्रधानमंत्री जिन्होंने अच्छा ठीक है महबूब रजा जी, बेहतरीन, उससे हुक्म वतन और वेतन पे कोई प्रधानमंत्री पैदा ही नहीं होगा आज तक। गला खराब कर देंगे सर आप।
पंडित जवाहरलाल महबूब रजा जी, एंकर का सवाल सुना या भूल गए? सेनानी थे। अरे महबूब रजा जी, एंकर का सवाल जी। सुना या भूल गए? बोलिए। मैं क्यों दोबारा रिपीट करूं? मैंने आपको सवाल पूछा था, आपने नहीं, कहा था हाँ जी, पहले बोलिए। उनके सवाल का जवाब दूंगा फिर आपके आपने सवाल। बिल्कुल कीजिए। मैं रिपीट क्यों करूं सर? आपको मेरे सवाल याद नहीं है क्या? जी। भूल गए? नहीं, फिर से अगर कर देती तो आपकी हाँ, मेहरबानी। क्योंकि आप भूला नहीं, बस आप आइए सर ऐसा छोड़िए, कीजिए, बोलिए। आपने सवाल सुना ही नहीं। आप इतना मदहोश हो गए राधिका जी में कि मैं इनको ये कह दूंगा, मैं उनको वो कह दूंगा, छोड़ो ऐसा यार। अरे आप सबके सब मतलब क्या ही बोले, फर्जी भी नहीं बोल सकते डिबेट में। महबूब जी देखिए, सवाल मेरा आपसे जी, बहुत बोलिए। सरल है। जी, बोलिए। एसआईआर अगर हो रहा है, इलेक्शन कमीशन को पता है कि कैसे एसआईआर करना है, सुप्रीम कोर्ट में पूरी इस मामले को लेकर सुनवाई चली। प्रशांत भूषण जी जिन्होंने इसके अगेंस्ट पीआईएल डालते हैं, वो उनकी तरफ से जब एक प्रूफ मांगा गया कि आप कह रहे हैं उन वोटर्स का नाम कटा है, तो एक प्रूफ दे दीजिए, आप एक वोटर एविडेंस दे दीजिए कि जिसका नाम कटा हो असंवैधानिक तौर पर। वो एक प्रूफ नहीं दे पाए सर, एक प्रूफ। इमेजिन, लाखों की संख्या में वो कह रहे हैं कि लाखों के साथ नाइंसाफी हुई है, जी जी जी। उनका डेमोक्रेटिक राइट छीन लिया गया जी। एक प्रूफ नहीं है उनके पास। हजम हो रही है आपको ये बात? डाइजेस्ट हो रही है? अब दोबारा रिपीट नहीं करूंगी। देखिए मैं उसकी तरफ नहीं, बिल्कुल एकदम सही बात आपने कहा। देखिए, चेन्नई में नेशनल कॉन्क्लेव ऑन डेमोक्रेटिक गवर्नेंस एंड सिटीजन राइट्स की 300 से ज्यादा ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें से जजेस थे, जिसमें से रिटायर्ड आईपीएस थे, आईएएस थे, सभी लोगों ने मिल करके कहा कि जो जिस तरीका से एसआईआर किया जा रहा है, इलेक्शन कमीशन के जानीदारी पर सवाल पैदा होता वो भी तो है। ये यूपीए कहा कि वाले ही इलेक्शन होंगे जो अभी कमीशन रिटायर मैनेज बैठे होकर के हैं। काम कर रही है। इलेक्शन कमीशन वोटरों, मैं आ रहा हूं उसी पर, वोटरों के अच्छा, मान राइट रहे वो छीन यूपीए रही है। वाले अधिकारी दूसरी हैं जो बात, भी रिटायर उनके बैठे, तो भूषण उन्होंने साहब की कहा चलो बात है, भैया लेटर ही अगर लिख देते उनको हैं। तो वक्त दिया जाता तो बिहार से एक नहीं, आप हमें वक्त दीजिएगा ना, मैं बिहार से सैकड़ों आपके सामने में सबूत पेश कर दूंगा जिसका कर नाम दीजिए कटा गया, सर। मगर वक्त देना अरे पड़ेगा। सर, मैं अभी भी वादे के हफ्ता साथ है, बोलता हूं, हफ्ता भर जिनके है फादर सर भी अभी। हिंदुस्तानी के वोटर थे, अरे जिनकी मदर भी हिंदुस्तानी की महबूब वोटर थी। जी जागे, मगर देर जी। से कोई बात नहीं। अभी एक हफ्ता है, सुप्रीम कोर्ट मना नहीं करेगा आपको प्रूफ, अगर आप एविडेंस पेश करेंगे तो। पर आप सब छोड़िए, मेल आईडी ले लीजिए प्रशांत भूषण जी की, राहुल मैं आपको गांधी तो भिजवा बोली देती थी हूँ। क्या कि वोट चोरी हुई अरे है, बाबा, जालसाजी मैं हुई है, आपको प्रशांत ये तो साबित भूषण नहीं जी की कर सके। मेल आईडी देखिए, भेज देती हूँ। इलेक्शन कमीशन के अरे ऊपर महबूब सवालिया रजा जी, निशान लग चुका, वो मैं अपने आपको शो के काम नहीं प्रशांत कर रहा। भूषण जी की मेल आईडी जी। भेज देती हूँ। आप क्या जाएंगे सुप्रीम कोर्ट? उनको जो अभी तक एविडेंस नहीं मिल रहा, आप भेज दीजिए उनको मेल पर। बिल्कुल भेज देंगे, बिल्कुल भेजेंगे, जरूर भेजेंगे। अच्छा, और अभी आपको दिखा भी भेजेंगे। दीजिए। अब बताएंगे किस अभी तरीके हमारे से सर, लोगों का हमारी नाम नेशनल काटा जा रहा है, टेलीविजन पर आप जो प्रूफ लोग दिखा भी नेपाल से आ दीजिए। गए हैं, बाहर से आ गए, उसका महबूब नाम रजा गलती जी, करा। मैं आपको बीजेपी ओपन चैलेंज को वोट करती नहीं हूँ। देती है तो उसका नाम को महबूब काट दिया। रजा जी, जो मैं बीजेपी का वोट देने वाले आपको उसको नाम पलक काट दिया जाता है। सहगल ये ओपन इलेक्शन कमीशन चैलेंज करे। करती इसीलिए हूँ, ममता बनर्जी उसके आप खिलाफ उन चल रही है। लाखों की संख्या में एक भी वोटर एज अ एविडेंस मेरी डिबेट पर अभी दिखा दीजिए। पूरा ऑडियो आपका हाई रखूंगी, पूरे फुल स्क्रीन पर आपको दिखाऊंगी मैं। मोहतरमा देखे, मैं फर्जी बातें नहीं करता, आहा, मैं उधर उधर की बातें नहीं बस करता। वक्त सर, दीजिएगा तो मैं बस ला सर, करके आपके सामने मैं फेंकना- साबित कर दूंगा। सर, क्या होता है कि ना, फेंकना इनके बहुत father भी आसान है, वोटर हम भी थे, इनके लपेट mother भी लेते थे, हैं। ये भी वोटर थे, इनका सर, नाम काट फेंकना दिया गया। बहुत आसान है, मैं हम दे भी दूंगा आपके लपेट सामने लेते में। हैं। आपके चैनल पे दूंगा। हम भी लंबी इसलिए लंबी आपका चैनल लपेट सच लेते हैं दिखलाता है। सर। फेंकना बहुत आसान है, हम भी लंबी लंबी लपेट लेते हैं। जब प्रूफ की बात आती है ना, एविडेंस की बात आती सच्चाई है, बात करें, ट्रुथ तो के साथ सब बात कहते कराएंगे। हैं एक भी मेरी हम तो मेल जुबान से आईडी गलत पर बातें भेज निकलेंगी तो देंगे वापस ले लूंगा प्रशांत मैं। भूषण को। मोहम्मद एहतशाम उल हक जी ना मैं उसको बिहार भी में कोई भेजूंगा, आपको प्रूफ भी पेश भेजूंगा। कर सका, आपके बात- एसआईआर पर पूरा आपके चुनावी बात- माहौल बना दिया, बड़ी बड़ी रैलियां निकाल दी, SIR सुप्रीम का कोर्ट गए सब पर नहीं, सवाल ये कहा उठा वो उठा हम रहा। क्यों करेंगे जी, होता अपनी है कि प्रॉक्सीज भेज शफाफियत दी, के साथ, वो प्रॉक्सीज ट्रुथ के प्रूफ साथ, नहीं दे सच्चाई पाई। के साथ, पारदर्शिता क्यों के साथ वोटर्स काम के किया, बीच जब में वो भ्रम SIR पैदा नहीं करना? हो रहा है। मोहम्मद एहतशाम जी, क्यों वोटर्स के बीच में भ्रम पैदा करना? लोकतंत्र है, देश में जिंदा है और जिंदा रहेगा। सुनिए, अगर आप हमसे सवाल किए तो कृपया 2 मिनट का बोलने का मौका दिया। आप बीच में 3 इंटरप्ट मिनट लेके मैंने लीजिए आपका सर। सवाल सुन लिया है। आप हमारी बहन जो अभी प्रवक्ता बीजेपी की बैठी हुई है, उन्होंने अच्छा, कहा बस आपने भी 5-6 उनको ही महीने सुना का- क्या? मेरे सवाल का जवाब क्या? नहीं देंगे क्या? आपका भी सवाल सुन लिया, आपका सवाल सुन मानव लिया। मैम बहुत पहले सुंदर हमको- लग रही हैं, इसका हमारे मतलब ये फर्नीचर थोड़ा है जो कि आप राधिका मैम के ही भट्टाचार्य सवाल के फर्नीचर जवाब का देंगे। दीजिए। आप बीच में क्यों बोल रहे हैं? तो फिर मत बैठाइए।
आप बीच में क्यों बुलाए फिर? देखा राधिका आप जी, सुन तो आपकी समझे। आपकी बातों को सब सुन रहे हैं और आपकी ही बातों का जवाब दे रहे मेरी हैं। बात- करिश्मा है मेरी बात आपका। पहले सुन लिए, बोलिए, मैं आपका बोलिए। सवाल सुन लिया। धन्यवाद। हमारे बोलिए, कांग्रेस मोहम्मद बीजेपी के एहतशाम उल हक प्रवक्ता जी। यहाँ बैठे हुए हैं, बीजेपी के प्रवक्ता बैठे हुए हैं और कुछ दिन का 5-6 महीना का एग्जाम्पल दे रहे हैं वो कि हमारे 5-6 महीना के बाद में हमारी सरकार बन जाएगी तो उनका सपना धराशायी खत्म हो जाएगा। कभी भी उनका सपना लाइफ में कभी भी फुल फिलिंग नहीं हो पाएगा। और चौथी बार मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूं, चौथी बार ममता बनर्जी जी दोबारा समझिए 4 बार के मुख्यमंत्री चौथी बार शपथ लेंगी और 226 सीट कम से कम। ये भी मैं आपको मई के बाद में जब आपसे बात होगी तो आप बोलिएगा हक साहब आपने क्या कहा था। 226 सीट कम से कम हम लोग बंगाल में ममता बनर्जी को हम लोग वहां पर, इसलिए कि ममता बनर्जी जो है नाम ही काफी है टीएमसी। ओहो, क्या बात है। अरे बाप रे, इतना चुनावी प्रचार मैंने देखा नहीं। अब मेरे सवाल का जवाब दीजिए सर। अरे सर, समय नहीं है, जल्दी से मेरे सवाल का जवाब दीजिए। बार बार टीम की तरफ से वाइंड अप के लिए बोला जा रहा है, जल्दी से। एसआईआर से क्या आपत्ति है? प्रूफ है आपके पास कोई, या फिर बस आप भी लंबी लंबी फेंकते हैं, हम भी लपेट रहे हैं? लंबी नहीं, ये जनता, यहाँ की जनता, बंगाल की अरे जनता एसआईआर के ममता अगेंस्ट कोई बनर्जी प्रूफ है टीएमसी के बंगाल- पास? बंगाल की एसआईआर के जनता- अगेंस्ट कोई प्रूफ है टीएमसी के पास, या बस बोल दिया तो बोल दिया जी? एसआईआर देखिए, आपने अभी कहा आसाम का जो एनआरसी हो, एनआरसी में 19 लाख जो यहाँ हुआ था आसाम में, जिसमें 14 लाख हिंदू भाई को हुआ था एनआरसी, अब 5 लाख मुस्लिम था। आज भारतीय जनता पार्टी जो है पूरे देश को उलझा के रखा है एसआईआर के नाम में। ठीक है, कि जनता सवाल ओके नहीं करे। मोहम्मद जी, बहुत शुक्रिया। आपने एसआईआर का कोई प्रूफ नहीं दिया। महबूब रजा जी, आपका भी बहुत शुक्रिया। अभी टीम आपको प्रशांत भूषण जी का मेल आईडी भेज देगी, और बीजेपी और साथ ही संदीप मिश्रा जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप चारों ने अपना कीमती समय दिया और विस्तार से इस मुद्दे पर चर्चा की। तो देखिए, बिहार के बाद अब इलेक्शन कमीशन ने ऐलान कर दिया है कि अलग अलग स्टेट्स में एसआईआर कराया जाएगा, लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ विपक्षियों को है, चाहे वो सत्ता में हो या फिर वो उस राज्य के विपक्ष में बैठी हो।